नमस्कार। डेंगू एक ऐसा नाम जो खासकर बरसात के मौसम में या कुछ इलाकों में साल भर चिंता का कारण बना रहता है। आज हम इसी से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी चीज़ पर गौर कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के डेंगू प्रबंधन के लिए तय किए गए मानक दिशा निर्देश। हमारा मकसद है ये समझना कि डॉक्टर डेंगू से कैसे निपटते हैं, शक होने से लेकर इलाज तक, खासकर जब मामला आप जानते हैं गंभीर हो। हमारे पास आईसीएमआर का दस्तावेज है और हम उसमें से काम की बातें निकालकर समझने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी किसी के लिए भी उपयोगी हो सकती है जानने के लिए कि चिकित्सा पेशेवर इस बीमारी का सामना कैसे करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के मानक दिशा निर्देशों होना बहुत अहम है ना? डेंगू जैसी बीमारी जो इतने बड़े पैमाने पर फैलती है, उसके इलाज में पूरे देश में एकरूपता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। इससे सुनिश्चित होता है कि मरीजों को सही और असरदार देखभाल मिले। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये खास दिशा निर्देश जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुख्य रूप से बच्चों में डेंगू के प्रबंधन पर केंद्रित हैं, जैसा कि स्रोत दस्तावेज में बताया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर डॉक्टरों को डेंगू का शक होता कब है? आईसीएमआर की प्रक्रिया के अनुसार अगर कोई ऐसे इलाके में रहता है या हाल ही में वहां से आया है जहां डेंगू फैला हुआ है और उसे बुखार के साथ कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना, शरीर पर दानी निकल आना, मांसपेशियों में तेज दर्द, क्या कहते हैं उसे, माइल्जिया। हाँ, माइल्जिया। और सिर दर्द, खासतौर पर आंखों के पीछे दर्द होना या जोड़ों में दर्द, कभी-कभी खून बहने के लक्षण भी हो सकते हैं। इनमें से कम से कम 2 लक्षण बुखार के साथ हों तो शक गहरा जाता है। अच्छा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये लक्षण सिर्फ डेंगू के नहीं हैं। कई दूसरे वायरल बुखार में भी ऐसे ही लक्षण दिख सकते हैं। इसलिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर डेंगू कह देना मुश्किल है। मरीज की लोकेशन, क्या वो डेंगू प्रभावित क्षेत्र में है, और लक्षणों का पूरा पैटर्न देखना जरूरी होता है। यही से फिर आगे की जांच और बीमारी की गंभीरता को समझने का काम शुरू होता है, ताकि इलाज सही दिशा में जा सके। बिल्कुल सही। तो शक होने के बाद अगला कदम होता है ये देखना कि मामला कितना गंभीर है। यहीं पर दिशा निर्देश डेंगू को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली, बिना चेतावनी संकेतों वाला डेंगू। दूसरी, चेतावनी संकेतों वाला डेंगू। और तीसरी, गंभीर डेंगू। और ये बंटवारा ये इलाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस मरीज को घर भेज सकते हैं, किसे भर्ती करना है और किसे तुरंत गहन देखभाल की जरूरत है, ये इसी वर्गीकरण पर निर्भर करता है। इसमें जो चेतावनी संकेत वाली श्रेणी है, वो एक तरह से खतरे की घंटी है। तो ये चेतावनी संकेत हैं क्या जिन पर इतनी नजर रखने की जरूरत है? आईसीएमआर बताता है कि अगर मरीज को पेट में तेज दर्द हो रहा है या छूने पर भी दर्द हो, लगातार उल्टियां हो रही हों। हाँ, और ये पेट दर्द और उल्टी जो है ये अक्सर शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत होते हैं। खासतौर पर ये प्लाज्मा लीकेज की शुरुआत हो सकती है। मतलब खून की छोटी नलियों से पानी जैसा पदार्थ रिस कर शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा होने लगता है। और संकेतों की लिस्ट में आगे है शरीर में तरल पदार्थ का जमा होना, जैसे फेफड़ों के आसपास पानी भरना या पेट में पानी भरना। म्यूकस मेम्ब्रेन से खून बहना भी एक संकेत है, जैसे नाक से, मसूड़ों से या मल में खून आना। बिल्कुल, ये तरल पदार्थ का जमा होना सीधे तौर पर प्लाज्मा लीकेज का नतीजा है, और खून बहने के संकेत बताते हैं कि प्लेटलेट्स कम होने या खून के थक्के जमने की प्रक्रिया में दिक्कत आने लगी है। इसके अलावा लिवर का बढ़ जाना, अगर डॉक्टर जांच में पाते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है, ये भी एक चेतावनी संकेत है। और एक और खतरनाक स्थिति है शॉक या सदमे के लक्षण, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी डीएसएस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कमजोर और तेज नब्ज, ब्लड प्रेशर के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव का अंतर बहुत कम हो जाना, मतलब पल्स प्रेशर 20 mmHg से कम। हाँ बिल्कुल, या फिर ब्लड प्रेशर का गिर जाना, जिससे हाइपोटेंशन कहते हैं। त्वचा का ठंडा और चिपचिपा पड़ जाना और मरीज का बहुत बेचैन हो जाना, ये सभी चेतावनी संकेत यही इशारा करते हैं कि मरीज की हालत तेजी से बिगड़ सकती है और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करके करीबी निगरानी और इलाज की जरूरत है। ये संकेत बताते हैं कि प्लाज्मा लीकेज गंभीर रूप ले रहा है, जिससे रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और शॉक की स्थिति बन सकती है। और अगर स्थिति और बिगड़ जाए तो वो गंभीर डेंगू की श्रेणी में आ जाती है। इसमें शामिल है बहुत ज्यादा तरल पदार्थ जमा होने के साथ सांस लेने में शदीद तकलीफ होना। हाँ, या कहीं से बहुत ज्यादा खून बहना या मरीज का बेहोशी की हालत में जाना।
ये जानलेवा स्थितियां हैं। ठीक है, तो शक होने और गंभीरता का अंदाजा लगाने के बाद निदान पक्का करने और हालत पर नजर रखने के लिए कौन सी जांचें अहम हैं? आईसीएमआर ने जांचों को भी 3 श्रेणियों में रखा है: आवश्यक, वांछनीय और वैकल्पिक। आवश्यक जांचों में क्या आता है? आवश्यक जांचों में सबसे जरूरी है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीवीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन, एचबी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी टीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डीएलसी और खासकर प्लेटलेट काउंट देखा जाता है। इसके साथ ही पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पीसीवी या हेमाटोक्रिट की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। और डेंगू के वायरस का पता लगाने के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट आमतौर पर इलाइजा विधि से किया जाता है। एक साधारण सा टॉर्निकेट टेस्ट भी उपयोगी हो सकता है। ये NS1 एंटीजन टेस्ट क्या खास है और पीसीवी इतना जरूरी क्यों है? NS1 एंटीजन टेस्ट इसलिए खास है क्योंकि ये बीमारी के शुरुआती दिनों में ही, अक्सर बुखार आने के पहले 5 दिनों के अंदर डेंगू का पता लगा सकता है। मतलब इससे पहले कि शरीर में एंटीबॉडीज बने, जैसे IgM। तो ये शुरुआती निदान में बहुत मदद करता है। और पीसीवी, जैसा कि आपने कहा, बेहद महत्वपूर्ण है। ये खून के गाढ़ेपन को मापता है। जब प्लाज्मा लीक होता है तो खून में तरल हिस्सा कम हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे पीसीवी बढ़ जाता है। पीसीवी और प्लेटलेट काउंट पर लगातार नजर रखने से डॉक्टर समझ पाते हैं कि बीमारी किस तरफ जा रही है और प्लाज्मा लीकेज कितना गंभीर है। टॉर्निकेट टेस्ट खून की छोटी नलियों की नाजुकता दिखाता है, जो डेंगू में बढ़ जाती है। और वांछनीय जांचों में चेस्ट एक्सरे, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट यानी LFT, RFT, पेट का अल्ट्रासाउंड और डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट शामिल हैं। वैकल्पिक जांचें जैसे इकोकार्डियोग्राफी या PCR जैसी जांचें खास स्थितियों में की जाती हैं, शायद। हाँ, बिल्कुल। ये वांछनीय और वैकल्पिक जांचें तब की जाती हैं जब किसी खास अंग पर असर का शक हो या मामला ज्यादा जटिल लगे। जैसे सांस में तकलीफ हो तो छाती का एक्सरे, या शॉक की स्थिति हो तो दिल की कार्यप्रणाली देखने के लिए इको। चलिए अब इलाज की बात करते हैं। अगर किसी को डेंगू है पर कोई चेतावनी संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो इलाज कैसे होता है? ऐसी स्थिति में, जिसे बिना चेतावनी संकेतों वाला डेंगू कहा गया है, आमतौर पर मरीज का इलाज घर पर ही किया जा सकता है। मुख्य जोर लक्षणों को कम करने पर होता है। आईसीएमआर का सुझाव है कि बुखार के लिए सिर्फ पैरासिटामोल दी जाए। और खास तौर पर कहा गया है कि कुछ दवाएं जैसे आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन, जो NSAIDs ग्रुप में आती है, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, NSAID से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दवाएं प्लेटलेट्स के काम में रुकावट डाल सकती हैं और खून बहने का खतरा बढ़ा सकती हैं। ये पेट में जलन या गैस्ट्राइटिस भी पैदा कर सकती हैं, जो डेंगू में वैसे ही एक समस्या हो सकती है। अच्छा। इसलिए इस स्थिति में सिर्फ पैरासिटामोल सुरक्षित मानी जाती है। साथ ही मरीज को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है, जैसे पानी, जूस, नारियल पानी, ORS का घोल। और सबसे जरूरी है कि मरीज और उसके घर वाले लक्षणों पर नजर रखें और डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि अगर कोई चेतावनी संकेत दिखे तो फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। नियमित रूप से प्लेटलेट और पीसीवी की जांच भी करवाते रहना चाहिए। अब आते हैं उस स्थिति पर जब चेतावनी संकेत दिखने लगते हैं या मरीज गंभीर डेंगू या शॉक की हालत में पहुंच जाता है। यहाँ तो फौरन कदम उठाने की जरूरत होगी। बिल्कुल। यहाँ एक पल की भी देरी खतरनाक हो सकती है। दिशा निर्देशों के अनुसार सबसे पहले मरीज के वायुमार्ग, श्वास और रक्त संचार यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ABC का तुरंत आकलन करना होता है और जरूरत हो तो फौरन ऑक्सीजन देना शुरू करना होता है। अगर मरीज शॉक में है तो बिना देर किए नस के जरिए यानी IV तेजी से तरल पदार्थ देना शुरू करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में मरीज को फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी है, खासकर ऐसी जगह जहां बच्चों के लिए गहन चिकित्सा इकाई मतलब PICU हो। हाँ, बिल्कुल। और मरीज को अस्पताल ले जाते समय भी रास्ते में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा लगातार निगरानी और जरूरत पड़ने पर IV तरल पदार्थ देते रहना महत्वपूर्ण है। शॉक का प्रबंधन बहुत सावधानी से किया जाता है। शॉक की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। आपने बताया था कॉम्पनसेटेड और हाइपोटेंसिव शॉक। इनमें क्या फर्क है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, मोटे तौर पर समझें तो कॉम्पनसेटेड शॉक में शरीर अभी शॉक से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हो सकता है ब्लड प्रेशर सामान्य हो, लेकिन नब्ज बहुत तेज और कमजोर होगी। हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं। हाइपोटेंसिव शॉक ज्यादा गंभीर स्थिति है। इसमें ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है। दोनों ही स्थितियों में तुरंत और सही मात्रा में IV तरल पदार्थ देना जीवन बचाने के लिए जरूरी है।
तो ये तरल पदार्थ कैसे दिए जाते हैं? क्या कोई खास तरीका है, कोई प्रोटोकॉल? हाँ, तरीका बहुत व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ मुख्य सिद्धांत समझना जरूरी है। डॉक्टर तुरंत नस के जरिए क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जैसे नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट देना शुरू करते हैं। मात्रा मरीज के वजन और शॉक की गंभीरता के हिसाब से तय होती है और शुरुआत में तेजी से दिया जाता है, मतलब बोलेस के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण है मरीज की प्रतिक्रिया पर लगातार नजर रखना। उसकी नाब्ज, ब्लड प्रेशर, सांस की गति, पेशाब कितना आ रहा है और खासकर पीसीवी का स्तर क्या है। यानी इलाज के साथ साथ लगातार जांच भी चलती रहती है, हर घंटे। बिल्कुल। डॉक्टर हर घंटे या उससे भी जल्दी मरीज की हालत का आकलन करते हैं। अगर हालत सुधरती है, जैसे नब्ज बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, पेशाब आने लगता है, तो आईवी तरल पदार्थ की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाती है। लेकिन अगर सुधार नहीं होता या पीसीवी बढ़ता जाता है, जिसका मतलब है प्लाज्मा लीकेज जारी है, तो तरल पदार्थ की रफ्तार बढ़ानी पड़ सकती है या फिर कोलॉइड्स जैसे खास तरह के आईवी तरल पदार्थ देने पड़ सकते हैं। और अगर पीसीवी कम होने लगे तो वो भी एक स्थिति हो सकती है। हाँ, वो एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर तरल पदार्थ देने के दौरान पीसीवी अचानक गिरने लगे तो ये अंदरूनी रक्तस्राव का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत खून चढ़ाने मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। तो पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है कि मरीज के शरीर में रक्त संचार ठीक से चलता रहे, लेकिन इतना ज्यादा तरल पदार्थ भी न दिया जाए कि शरीर में पानी भर जाए, जिसे फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं, जिससे फेफड़ों आदि में समस्या हो सकती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। खून या प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है? ये एक आम सवाल होता है कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो क्या प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी है? हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। लेकिन देखिए, आईसीएमआर दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि हर कम प्लेटलेट काउंट वाले मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। प्लेटलेट्स तभी दिए जाते हैं जब कुछ खास स्थितियां हों, जैसे कि मरीज को कहीं से बहुत ज्यादा खून बह रहा हो, जिसे सिस्टमैटिक मैसिव ब्लीडिंग कहते हैं, या शॉक की स्थिति बहुत देर तक बनी रहे और ठीक ना हो रही हो, या फिर प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, जैसे 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर से भी कम। तब बचाव के तौर पर मतलब प्रोफिलैक्टिक दिया जा सकता है। अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से बचना चाहिए। अच्छा, और खून यानी पैक्ड रेड सेल्स या पीआरसी वो कब दिया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं या पीआरसी तब दी जाती हैं जब खून का काफी नुकसान हो गया हो, जैसे किसी जगह से खून बहने के कारण, या जब शॉक की स्थिति तरल पदार्थ देने के बावजूद ठीक न हो रही हो और शक हो कि अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है, जैसा कि गिरते पीसीवी से पता चल सकता है, या कभी-कभार तरल अधिभार के साथ गंभीर एनीमिया हो। इसी तरह फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या एफएफपी या क्रायोप्रेसिपिटेट तब दिए जाते हैं जब खून बहने के साथ साथ खून के थक्के जमने की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी पाई जाती है, जिसे कोएगुलोपैथी कहते हैं। ठीक है। अब ये भी जानना जरूरी है कि कब मरीज को किसी छोटे अस्पताल या क्लिनिक से बड़े अस्पताल या बेहतर सुविधा वाली जगह रेफर करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। दिशा निर्देश इसके लिए भी कुछ संकेत बताते हैं, जैसे अगर मरीज के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, वो बहुत बेचैन हो रहा है, पेट में लगातार तेज दर्द बना हुआ है, पेशाब आना बहुत कम या बंद हो गया है, या कहीं से खून बहना शुरू हो गया है और साथ में पीसीवी भी बढ़ रहा है, जिसे हेमोकॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, या फिर बिना किसी बाहरी लक्षण के भी लैब जांच में पीसीवी लगातार बढ़ रहा हो और प्लेटलेट्स गिर रहे हों, ये सब खतरे के संकेत हैं और मरीज को तुरंत बेहतर इलाज के लिए रेफर करना चाहिए। और आखिर में जब मरीज ठीक होने लगता है तो उसे अस्पताल से छुट्टी कब दी जा सकती है? इसके क्या मापदंड है? छुट्टी देने के लिए भी स्पष्ट मानदंड हैं और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज घर जाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें 2 तरह के मानदंड देखे जाते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। क्लिनिकल यानी मरीज की शारीरिक स्थिति कम से कम 48 घंटे से बुखार ना आया हो, उसकी आलगमाइन हालत ठीक हो, मतलब बेहतर महसूस कर रहा हो, भूख लगने लगी हो, ब्लड प्रेशर नब्ज स्थिर हो, पेशाब ठीक मात्रा में आ रहा हो और सांस लेने में कोई परेशानी न हो। और लेबोरेटरी मानदंड? लेबोरेटरी जांच में दिखना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट अब बढ़ने लगा है और स्थिर है। और सबसे जरूरी, आईवी तरल पदार्थ बंद करने के बाद भी हीमाटोक्रिट यानी पीसीवी स्थिर बना हुआ है। जब ये सारे मानदंड पूरे होते हैं तभी मरीज को छुट्टी दी जा सकती है।
तो कुल मिलाकर आईसीएमआर के ये दिशा निर्देश डेंगू प्रबंधन के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीका बताते हैं। बिल्कुल। शक करने से लेकर गंभीरता का आकलन, खासकर चेतावनी संकेतों को पहचानना, फिर सही जांचें करवाना और फिर स्थिति के अनुसार इलाज करना। चाहे वो घर पर सामान्य देखभाल हो या अस्पताल में जटिल शॉक प्रबंधन और रक्त उत्पादों का जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम है लगातार निगरानी और मरीज की बदलती हालत के अनुसार इलाज को तुरंत समायोजित करना। डेंगू एक गतिशील बीमारी है, मतलब स्थिति कभी भी बदल सकती है। बिल्कुल। ये मानक दिशा निर्देश डॉक्टरों को सबूतों पर आधारित यानी एविडेंस बेस्ड और सुसंगत देखभाल देने में मदद करते हैं, जिससे मरीजों के ठीक होने की दर बेहतर होती है और गंभीर जटिलताओं से होने वाले मौतों को कम किया जा सकता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। हमारे पास इतने विस्तृत और वैज्ञानिक दिशा निर्देश तो हैं, लेकिन इनका असली फायदा तभी है जब ये जानकारी सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित न रहे, है ना? जमीनी स्तर पर आम लोगों तक डेंगू के चेतावनी संकेतों की जानकारी पहुंचाना और उन्हें ये समझाना कि कब फौरन मेडिकल मदद लेनी है, ये कितना महत्वपूर्ण है। शायद यही जागरूकता गंभीर मामलों को बनने से रोकने में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।